ओके, तो वी आर लाइव नाउ। और आज हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में ऐसे टॉपिक के लेकर हम इंटरेक्शन करेंगे आपस में। एक सेशन हो करेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल सेशन, जो कि आप एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। जब जब कोई व्यक्ति फ्लाइट का टिकट करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बिजनेस क्लास का करे या इकोनॉमी क्लास का करे। तो काफ़ी ज़्यादातर लोग इकोनॉमी क्लास प्रेफर करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस बिजनेस क्लास में जा सकते हैं लेकिन फिर भी इकोनॉमिक क्लास प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग करना है। जब दुकान पे जाते हैं सब्जी खरीदने या फिर कुछ भी खरीदने, तो वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग करना है। ऑफर्स देखते हैं कि कहाँ पे ऑफर निकला है, बिग बिलियन सेल कहाँ है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे 26 जनवरी का कौन सा सेल है, तो सेल पे हम इसको खरीद लेते हैं जो हमें खरीदना था कई समय से। क्यों? क्योंकि सेविंग करना है। तो सेविंग हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, सेविंग हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे जो कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग फैमिली में हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज की लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, शुरुआत में देते नहीं है फाइनेंशियल नॉलेज। कोई साइंस स्ट्रीम में चले जाता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाता है, कोई आर्ट्स में चले जाता है, बट एक नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल नॉलेज। अगर फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पास हो तो हम अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम से, आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि फाइनेंशियल नॉलेज, एक प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता है। एनीवेज, तो इसीलिए ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया वो है सेविंग को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। सेविंग मतलब जो आप बचा रहे हैं उसको आप संपदा में कैसे कन्वर्ट करें, जो थोड़ा है उसको ग्रो कैसे करवाएं, जो सेविंग है उसको ग्रो कैसे करवाएं। तो जितने भी आप लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि इनकम आने से पहले ही एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जितने ज़्यादा इनकम होती है एक्सपेंसेस भी बैठी होती है आने के लिए, और हमें लगता है कि सारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो जो हमारा पहला रूल है सेविंग का वो क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। इनकम में से जो एक्सपेंस किया और फिर जो बचा वो हम सेविंग करके अपने पास रखते हैं, चाहे वो अपने पास एज अ कैश में रखें, चाहे वो एफडी करवाएं। तो ये जो फॉलो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, जो वॉरेन बफेट भी कहते हैं, ही इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर, आपका नाम शायद पता होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड के बहुत बड़े इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं ये बात कि ये जो तरीका है सेविंग करने का, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक्चुअली में तरीका होना क्या चाहिए? तरीका होना चाहिए कि पहले सेविंग व्यक्ति कर ले और फिर उसमें से जो आपके पास बच रहा है उससे आप एक्सपेंसेस करो। इससे क्या होगा, आपका जो एक्सपेंसेस होगा वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। अगर आप सेविंग पहले करके रख लेंगे, सब कुछ परसेंट, अगर आपने सोचा होगा कि 30% आई विल सेव, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्योंकि अगर खर्चा करने पाए तो बहुत कुछ खर्चा किया जा सकता है। तो सेविंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सेविंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इमरजेंसी पीरियड आ जाता है। सेविंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई सारे आपके लाइफ के गोल्स होते हैं कि आपको आपको अपने लिए कुछ गोल्स हैं आपके। आपको खुद का मकान लेना है, आपको खुद का अपने बच्चे को अच्छे जगह एजुकेशन देना है, और भी ऐसे कई सारे गोल्स हो सकते हैं जो आपका पर्सनल गोल हो सकता है। तो सेविंग इसलिए व्यक्ति करता है बेसिकली। उसमें से एक पार्ट है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी सेविंग का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे अगर एक कदम आगे बढ़े हम, तो इसके आगे होता है
सेविंग के आगे होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम अपने ही सेविंग को ग्रो करवाते हैं। जैसे जो बैंक में पैसे रखते हैं उसमें भी एक एक तरीके से कुछ इंटरेस्ट निकलता है, इंटरेस्ट एड ऑन होता है, तो हम चाहते हैं कि वो ग्रो करे। लेकिन एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सही नॉलेज नहीं है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सही नॉलेज ले लें तो हम कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके भी अपने अपने 20 साल, अपने 30 साल, अपने 25 साल को के बाद सिक्योर हो सकते हैं इन टर्म ऑफ योर गोल्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें पता होगा कि हम जब हम पैसा जमा कर रहे होते हैं बैंक में, हम देखते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, या आप देख सकते हो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है। लेकिन हमें देखना क्या चाहिए? हमें देखना चाहिए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो चीजें, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपने कुछ पैसे जमा किए, आपने फिक्स डिपॉजिट किया 7% पे, आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट किया, तो आप देखोगे कि 20 साल के बाद मेरा ये जो फिक्स डिपॉजिट है वो मेरे को कितना ला के दे रहा है। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट में से आप देखोगे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट में से जो टैक्स होता है उसको घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतना इतना प्रॉफिट हमें हो रहा है इन्वेस्टमेंट से। लेकिन ये सही फार्मूला नहीं है। सही फार्मूला क्या है? सही फार्मूला तब है जब आप इंटरेस्ट में से टैक्स घटाएं, जो आपका इंटरेस्ट मिला उसमें से आप 20 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट में से आप अपना टैक्स घटाएं, और टैक्स में से इन्फ्लेशन भी घटाएं। अभी इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है रेट, जिस रेट पे प्राइस बढ़ रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज से 10 साल पहले, कुछ साल पहले जो पेट्रोल का प्राइस था 25 था, आज 75 हो गया है, और आने वाले 10 साल में हो सकता है अगर इसी रेट से चला तो क्या होगा, 200 से ऊपर इसका पेट्रोल का प्राइस हो सकता है। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब परचेजिंग पावर। क्या जिस 100 रुपये से हम आज जो चीज़ खरीद पा रहे हैं, क्या हम उसी 100 रुपये से वो चीज़ 10 साल बाद भी खरीद पाएंगे? ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। परचेजिंग पावर, उस चीज़ की 100 रुपये की परचेजिंग पावर घट रही है। आप सुनते होंगे कि पहले के लोग कि 1 रुपये में भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेते थे। आज से 20-25 साल, 30 साल पहले 1 रुपये में 1 रुपये की कितनी वैल्यू होती थी। लेकिन आज उस 1 रुपये की परचेजिंग पावर बहुत घट गई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अगर व्यक्ति उस समय 20 साल के हिसाब से सेविंग करके चल रहा होगा, तो उसको क्या पता चलेगा? अगर वो इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7% पे, और टैक्स है 30%, तो आपको मिलता है 4.9%। और अगर इन्फ्लेशन का रेट है, जो रेट ऑफ विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, वो है 5%, तो एक्चुअली में आपका जो लॉस होता है वो है 0.1%, -0.1% आता है। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये होता है जो हमें समझना पड़ेगा जब आप सेविंग कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे भी। आपको इन्फ्लेशन का रेट भी देखना चाहिए कि आने वाले 20 साल में कितना इन्फ्लेशन रेट जाएगा, और उसके हिसाब से आप अपने सेविंग को और अच्छा कर पाएंगे। तो 2-3 चीज़ें होती हैं जो आप अपना जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखना होता है कि सेविंग का आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप किस गोल के पर्पज से सेविंग कर रहे हैं, आपका प्लानिंग आपने किया है या नहीं किया है। बेसिकली वी एडवाइस कि आप कोई प्लानर कोई एडवाइज़र जो होता है उसके साथ मिलके कोई प्लानिंग करे। टेन्योर आपने कितना रखा है, 10 साल, 20 साल, टाइम पीरियड कितना रखा है, और सेफ्टी कितनी है उसकी सेफ्टी कितनी है। सेफ्टी मतलब वही इन्फ्लेशन, परचेसिंग पावर। मान लीजिए कि आपने ये तो सोचा कि 100 रुपये 1000 रुपये हो जाएगा। आपने ये तो सोचा कि चलो आज से कुछ फॉर एन एग्जाम्पल कि ये जो 100 रुपये मैंने रखे हैं ये 1000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन जब आप 1000 रुपये लेके गए मार्केट में कुछ साल के बाद, तो आपने क्या देखा कि उस 1000 रुपये से आप जो 100 रुपये की चीज़ उस समय खरीद पा रहे थे, आज आप वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर घट गया उसका और इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो क्योंकि आपने पहले कैलकुलेट नहीं किया,
तो उतने पैसे बढ़ने के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं मिला। तो दैट्स वाई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, इस फॉर्मूले को समझना कि इन्फ्लेशन को आप अपने इन्वेस्टमेंट में जोड़ के रखें, उसको कैलकुलेट करके रखें। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम देख सकते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। सेफ्टी, लिक्विडिटी मतलब आपको लिक्विडिटी का मतलब है कि कैसे तो नहीं है कि जो आप सेविंग करने वाले हैं वो उसका कुछ फिक्स टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड है कि आप उसको 30 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये भी आपको चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बीच में अगर कोई ज़रूरत पड़े। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि आप उसको कितना ज़्यादा आसान है उसको वापस निकाल पाना किसी समय पे। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर कि आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में समझें। तो सेविंग क्या होती है? सेविंग में आप जो अपने होम अपने घर पे कुछ कैश आपने रखा है वो भी एक सेविंग में है। बैंक लॉकर, अगर देखा जाए तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन के समय मुझे याद है कि किस तरीके से जो हाउस वाइफ्स थी, जो हाउस वाइफ्स के ने भी उनके पास बहुत सारे अमाउंट निकले थे। आई मीन वो अभी भी इंडियन घरों में ऐसा पाया जाता है कि चावल के चावल का जो बोरी है उसके अंदर रखते हैं, और इस तरीके से दे हैव अ गुड माइंडसेट ऑफ सेविंग। दैट्स वाई इंडियंस में सेविंग का एक अच्छा खासा कल्चर है। उसके वजह से जब इकोनॉमिक ड्रॉप हुआ था कुछ साल पहले, उसमें भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिला था। उसमें रिसर्च में पाया गया कि इंडियंस में क्योंकि अच्छा खासा सेविंग्स का एक अच्छा कल्चर है, दैट्स वाई जो इंडिया इकोनॉमी थी वो डूबी नहीं। तो होम लॉकर में, बैंक लॉकर में, कैश इन हैंड एंड सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और ये ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सब सेविंग में आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट में आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, ELSS, टैक्स फ्री बॉन्ड और रियल एस्टेट, जो कि अभी राइट नाउ अभी उसका बहुत ज़्यादा हाई हाई परसेंटेज नहीं है, लेकिन पहले भी था और आगे भी हो सकता है। तो रियल एस्टेट भी उसमें आता है। तो तो क्या करना चाहिए आपको सेविंग रखना चाहिए या फिर उसको ग्रो कराना चाहिए इन्वेस्टमेंट करके। कन्वर्टिव्स, आपको उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ग्रो करेगा और वेल्थ क्रिएशन होगा फुल, और जिससे आप अपने जो गोल्स हैं उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो ये तो एक मैंने आपको जस्ट एक समझ दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को ये बात 10 साल पहले पता होती तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड, और उससे हम काफ़ी कुछ अभी हम कर पा रहे होते। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसकी बड़ी डीपली कमी है इंडिया में, सबके पास नहीं है, और जिसके पास है उससे हम या तो पूछ नहीं पाते या तो हमें बता नहीं पाते। तो दैट्स वाई ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ आपको पता होगा पहले से, आप कर भी रहे होंगे, और अगर पता है तो डेफिनेटली यू शुड टेल अदर्स ऑल्सो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के बारे में और ये कुछ चीज़ें के बारे में अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बताएंगे लोगों को तो हम देखेंगे कि दे आर एबल टू सेव सम मनी एंड इन्वेस्ट और अपने वेल्थ को बढ़ा पा रहे हैं, और उनको जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में उससे वो बच पाएंगे आने वाले समय में। तो अब मैं इसमें इसमें कैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, डायरेक्ट इक्विटी होता है, तो उसमें हम अलग से टॉपिक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं स्पेशली बनाने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ सीरीज बनाएंगे, उसमें एक डिटेल देंगे, डीप डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड आपको हेल्प कर सकता है। बट मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल, एक छोटा सा म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक्चुअली में म्यूचुअल फंड के बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हम एक दूसरे से सुनते ही हैं कि इसने लगा दिया, उसने लगा दिया, देन हम म्यूचुअल फंड में भी लगाने का प्रयास करते हैं। कई बार रिस्क इन्वॉल्वमेंट के कारण भी हम प्रॉपरली नहीं लगा पाते या हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो जैसे आप जो स्टॉक्स आपके बारे में आपने सुना होगा, शेयर मार्केट और स्टॉक्स के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पैसा करते हैं और उसमें लॉस भी होता है और फायदा भी होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड इज मच मोर सेफर देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर्स,
क्योंकि कई बार हमें नॉलेज नहीं होता, शेयर्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता, स्टॉक के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। अब जैसे एमआरएफ है, तो एमआरएफ का जो शेयर है, मान लीजिए एक शेयर उसका लगभग 80,000 रुपये का है, या 1 लाख रुपए के आसपास का है, 80,000 रुपये का है, और आपका बजट है 8,000 रुपये। आप उसको 80,000 रुपये का शेयर नहीं ले सकते, लेकिन आपको पता है कि एमआरएफ का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। तो अगर उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और आपको पता है कि यस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा निकलेगा, फ़ायदा है, तो फिर भी हम उसमें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो आपके पास 8,000 रुपये है, लेकिन एमआरएफ का शेयर 80,000 रुपये का, तो आप क्या, मान लीजिए वो व्यक्ति क्या करेगा, 10 दोस्तों को एक साथ इकट्ठा करेगा और 10 लोग 8,000 रुपये लगाएंगे और उसको उस एक शेयर के 10% का वो मालिक बन जाएगा, 10% का वो ओनर बन जाएगा। तो एक तरीके से यही म्यूचुअल फंड होता है। एक्चुअली में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक जगह पे सारा जो पैसे होते हैं उसको इकट्ठा कर देते हैं। कई अलग अलग इन्वेस्टर, छोटे बड़े सारे इन्वेस्टर इकट्ठा हो जाता है पैसा, और वो जो है एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, अलग अलग इसका प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कई सारे बैंक्स होते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड का, तो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो अलग अलग जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर जिनको अच्छी खासी समझ है फाइनेंस की, वो क्या करते हैं, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया और गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हो गए, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अच्छी समझ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा चांस होता है कि आपका जो पैसे हैं वो ग्रो होगा। जो जो टाइम टेन्योर आपने रखा हुआ है उसका, चाहे 10 साल 15 20 साल है, जो भी है, उसमें वो ग्रो होने के अच्छे खासे उसका चांसेस है, भले ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल सकता है आपको, और आपका ईजी टू, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, ईजी टू बाई होता है, और कुछ सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, और कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर आपको मान लीजिए आपका टारगेट है कि मेरे को 10 साल में या 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आप इन्फ्लेशन भी उसमें जोड़ लीजिए। तो मान लीजिए, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग फॉर एग्जांपल कि 10 साल में, 15 20 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए, तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। उसका कैलकुलेटर होता है म्यूचुअल फंड का, एसआईपी कैलकुलेटर। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि आपको महीने में कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो ये छोटे से छोटा आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, 500 500 रुपये से, 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और आपको इसमें ग्रोथ ग्रोथ भी मिलता है। उसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ें पर्सनली थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन से अलग अलग चीज़ें अलग अलग रहती हैं म्यूचुअल फंड में, अलग अलग। तो उस पर हम एक डिटेल उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा, डिटेल में हम उस पर बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्टॉक से कैसे कनेक्टेड होते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, उसमें क्या सीक्रेट फार्मूलाज होते हैं जिससे आप स्टॉक, अपना जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप उसको सही तरीके से लगा सकते हो। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले लाइव सेशंस में। और आपको कैसा लगा ये लाइव, ये आपको हेल्प किया या नहीं किया, ज़रूर आप इसमें डालो। और इसमें आप कमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट है, तो आप डालिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू इट रेगुलरली। हम हफ्ते में 2 से 3 लाइव करेंगे, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूर तक जाने वाला है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ये काफ़ी लोगों तक पहुंचने वाला है। तो आपको कैसा लगा, आपको हेल्प किया या नहीं किया? बिकॉज आपको हेल्प करना मेरा एकमात्र मोटो है कि हाउ कैन आई कैन हेल्प यू। और जैसे मैं बड़ा बिजनेस से लगभग 3 से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग आई एम टेकिंग ट्रेनिंग एंड गिविंग ट्रेनिंग टू मैनी पीपल, मैनी बिजनेसमैन। तो जो मेरे पास ऐसा कुछ नॉलेज है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो आई वुड रेगुलरली बी डिलीवरिंग इट हियर। और आई होप कि आपको ये ज़रूर हेल्प किया होगा। और अगर आपको हेल्प किया है तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या और हेल्प कर सकते हैं हम आपको फाइनेंशियली, बिजनेस में, स्टार्टअप में। तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करने ज़रूर वीडियो बनाएंगे या पर्सनली कनेक्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लॉगिंग इन, जो लोग अभी देख रहे हैं और जो लोग बाद में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और इस नॉलेज को गेन करने के लिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।